अच्छा जी, तो बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो सिंक्रोनस जनरेटर है, हमने उससे पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि उसके अंदर जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं वो क्या-क्या हैं, कौन-कौन से डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, कौन-कौन से प्रोसेसेस हैं जो उसके अंदर आते हैं और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उन प्रोसेसेस को, आर्मेचर रिएक्शन को, सेल्फ इंडक्शन को, उन चीज़ों को हमने एक मैथमेटिकल मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया। हम ये देखना चाह रहे थे कि अब ऑब्वियसली एक चीज़ हमारे पास अगर एक लॉजिकली हमारे पास अवेलेबल है, एक फिज़िकल फिनोमेना हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको एनालाइज़ करने के लिए हमारे पास लाज़मी है कि हमारे पास उसका कोई मैथमेटिकल मॉडल हो ताकि हम उसका एनालिसिस जो है वो अपने मुताबिक कर सकें। तो फिर हमने बेसिकली ये देख लिया कि उसको जो इक्विवेलेंट सर्किट है, उन हर एक चीज़ को अलग-अलग से हमने उसके अंदर जो है वो मॉडल कैसे करना है और उसको मॉडलिंग करके उसके बाद हमने उसका एक सर्किट निकाला और उस सर्किट को जो है वो हम उसके मुताबिक हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली जिसके अंदर वो सारे के सारे फिनोमेना जो हैं वो इंक्लूडेड थे। अब अगर आपको याद हो तो जो हमारी हमेशा से प्रोसीजर रहा है, जो हमारी तरतीब रही है, वो ये रही है कि पहले हम फिज़िकल फिनोमेना देखते हैं, फिर हम उसको मॉडल करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में, फिर उसको मैथमेटिकली मॉडल करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हमेशा ये होता है कि हम ये देखें कि अब अगर हमने एक असली एक हमारे पास मशीन दे दी जाए, हमारे पास एक प्रैक्टिकली एक मशीन दे दी जाए और हम हमें ये कहा जाए कि भई उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ निकाल के दो, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे ट्रांसफॉर्मर्स के केस में हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट यूज़ किया था इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ the resistances and the reactances that were present in the equivalent circuit of transformer. तो उसी तरह से अब बेसिकली हमारा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हम हमने रिएक्टेंसेस फाइंड कर ली, सेल्फ इंडक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर पुट कर दी और एक जेएक्सएस के नाम की हमारे पास एक रिएक्टेंस आई, जिसके अंदर हमारे पास आर्मेचर से स्टेटर से रिलेटेड सब चीज़ें अंदर आ गई थी। फिर एक रेजिस्टेंस आई जो हमारे पास आर्मेचर की रेजिस्टेंस थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लॉजिकल स्टेप ये होना चाहिए कि हमें ये पता लगे कि हमने इसकी वैल्यूज़ कैसे मेज़र करनी है। वो मेज़र करने वाली वैल्यूज़ जो हैं, उससे पहले एक चीज़ इसने और इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है, जो है पावर एंड टॉर्क इन सिंक्रोनस जनरेटर्स। तो हम पहले इसको देखते हैं और इससे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये होगा कि हमें पता लगे कि हमने वो जो वैल्यू है उस इक्विवेलेंट सर्किट में जो कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं, उनकी अगर वैल्यू एक प्रैक्टिकल मशीन हमारे पास हो, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और फिर किस तरह से जो है वो हमने उसको उसके अंदर पुट करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले तो पावर एंड टॉर्क है। पावर एंड टॉर्क आपको पता है कि हमने जब भी कोई मशीन पढ़ी है तो उसका पावर और उसका टॉर्क जो है वो हमने उसको लाज़मी देखा है, उसको रिलेट किया ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। अब अगर आपको याद हो तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज़ रिलेटेड टू सिंक्रोनस जनरेटर्स, तो दैट मीन्स कि द इनपुट इज़ मैकेनिकल पावर एंड आउटपुट इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो बेसिकली अगर आपको पावर फ्लो डायग्राम याद हो तो ये आपके पास पावर फ्लो डायग्राम थी। इसमें पी इनपुट के अंदर आपके पास क्या है, टॉ अप्लाइड, जो टॉ आपने अप्लाई किया और ओमेगा एम। अब टॉ अप्लाइड जो है द सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर कुड बी द प्राइम मूवर, इट कुड बी अ डीजल इंजन, इट कुड बी अ गैस टरबाइन, इट कुड बी अ स्टीम टरबाइन, इट कुड बी अ वाटर टरबाइन और एनी अदर सिमिलर डिवाइस। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमने इनपुट पे मैकेनिकल पावर हमने दी, उसके बाद सबसे पहले देखो कि फिनोमेना क्या होगा, स्ट्रे लॉसेस, ऑब्वियसली जो अनकैटेगराइज्ड लॉसेस हैं वो आ गए, फ्रिक्शन जो होगी वो ज़ाहिरी ज़ाहिरी बात है ज़ाया हो रही होगी, फिर उसके बाद कोर लॉसेस हमने बोला था हमेशा मैकेनिकल की तरफ आते हैं। जब ये तीनों लॉसेस निकल जाएँगे तो उस जगह पे हम बोलते हैं कि हमारी जो पी है वो पी कन्वर्टेड हो गई है। अब पी कन्वर्टेड के अंदर अगर आप इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज़ देखो तो फ़र्क क्या है पी इन में और पी कन्वर्टेड में? तो पी कन्वर्टेड में जो टॉ है वो टॉ इंड्यूस्ड है, ठीक है? और पी इन में जो टॉ था वो टॉ अप्लाइड था, जो टॉ हमने अप्लाई किया। अब ये आपको याद होगा कि टॉ इंड्यूस्ड जो है वो इन केस ऑफ जनरेटर वो हमेशा इक्वल होता है टॉ लोड के और उसके लिए लोड वही है जो ये आपके लॉसेस माइनस करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है। ठीक हो गया? तो टॉ इंड्यूस्ड जो है, टॉ इंड्यूस्ड ओमेगा एम, ये आपके पास पी कन्वर्टेड है या फिर इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स आप इसको किस तरह से मेंशन कर सकते हो? इन इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि पी कन्वर्टेड जो आपके पास है बेसिकली वो ईए
और आई ए की फॉर्म में होगा, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे कन्वर्जन हुई है, उसके अंदर अभी आपने कोई इलेक्ट्रिकल लॉसेस जो है वो एज सच एंटर नहीं किए। तो पी कन्वर्टेड की दो जगह हैं, एक ई ए और आई ए की टर्म्स में है और एक टॉ इंड्यूस्ड और ओमेगा एम की टर्म में है। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेज जो कॉपर के अंदर कॉपर लॉसेज हैं जो उसके अंदर हुए, आपके रोटर के अंदर और आपके आर्मेचर के अंदर, दोनों के अंदर हुए। उसके बाद आपके पास पी आउट जो है वो निकलती है, वो आपके पास क्या है, √3 VT IL cos थीटा। ये √3 VT IL cos थीटा जो होगी ये हमेशा इन द फॉर्म ऑफ if your generators coil are connected in the form of a star connection तो फिर ये आपके पास होगी, otherwise it will be 3V5 IA cos theta। ठीक हो गया। तो ये अगर आपको याद हो तो ये डायग्राम हमने पढ़ी थी। इस डायग्राम के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे थे, उस टाइम पे हम ये देख रहे थे कि हमारे पास अगर लैगिंग लोड जो है वो लगा हुआ होता है तो हमारे पास किस तरह की डायग्राम आती है, या एक्सट्रैक्शन जो है वो लोड की, या कोई लोड जो अप्लाई किया हुआ है आपके सिंक्रोनस जनरेटर के साथ वो लैगिंग है, तो आपके पास ई ए और वी फाई के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको याद हो तो उसके एंड पे हमने बात की थी कि in the case of synchronous generators when we compare the reactance of synchronous generator to the resistance of synchronous generator, तो हमें पता लगता है कि the reactance is way high as compared to the resistance। sometime we ignore the value of resistance। तो इस अगर आप डायग्राम के अंदर देखो तो इसके अंदर आपको आई ए आर ए वाला जो यहाँ पे एक वेक्टर होता है वो नहीं मिल रहा, उसको उसने इग्नोर किया है और सिर्फ जे एक्सेस आई ए को उसने एज इट इज वी फाइव के हेड के ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे उसने बेसिकली क्या किया है, वो जो आर ए की वैल्यू है उसको उसने इग्नोर किया। अभी क्यों किया है उसको हम बाद में देखते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो पावर एंड टॉर्क का है, तो इसका मतलब है हमने एक एक्सप्रेशन पावर की निकालनी है और एक टॉर्क की निकालनी है। अब इनपुट पावर हमने देख लिया, टॉप लाइट ओमेगा एम है। कन्वर्टेड पावर हम अगर देखें तो वो टॉ इंड्यूस्ड ओमेगा एम है, मैंने आपको बोला था। और दूसरा तरीका इसका इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अगर मेंशन करना चाहें तो 3 EAIA कॉज डेल्टा, सॉरी कॉस गैमा। अब यहाँ पे जो 3 है वो क्यों है, 3 इसलिए है कि ई ए आई ए की बात हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो रही है। और आर्मेचर वाइंडिंग की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे 3 कॉइल्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से 3 × EAIA और कॉस गैमा। यहाँ पे गैमा जो है बेसिकली ये एंगल है किस चीज के दरमियान में, ई ए और आई ए के दरमियान में। अब वो कहता है कि ये पी इन है, ये पी कन्वर्टेड। अगर आपको याद हो तो पी कन्वर्टेड और पी इन के दरमियान में डिफरेंस क्या है, यानी कि पी इन माइनस पी कन्वर्टेड अगर आप करो तो क्या बचता है। दोबारा से पावर फ्लो डायग्राम को देखो, पी इन माइनस पी कन्वर्टेड अगर आप करोगे तो क्या बचेगा, ये जो लॉसेज हैं आपके पास। तो बेसिकली वो कहता है कि जो डिफरेंस है बिटवीन पी इन एंड पी कन्वर्टेड दे आर इक्वल टू द लॉसेज ऑफ मैकेनिकल कोर एंड स्ट्रे। ठीक हो गया। तो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर आप रियल पावर देखना चाहोगे आउटपुट के ऊपर क्या आ रही है, तो वो क्या होगी, पी आउट। ये भी हम देख चुके हैं, √3 VT IL cos थीटा इन केस योर 3 फेज वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार। और P out is equals to 3V5IA cos theta. This is for the case where your 3 phase windings are connected in delta form। और इसी तरह से अगर आप रिएक्टिव पावर की बात करोगे तो Q out √3VTIL sin theta in case of star connection and Q out will be 3V5IA sin theta in case of डेल्टा कनेक्शन। तो ये हमारे पास अभी तक के लिए पी इन, पी कन्वर्टेड, पी आउट और क्यू आउट की वैल्यूज जो है वो आ गई। ये तो सिंपल अभी तक है, इसके अंदर कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। अब अगर ये वाली वो फेजर डायग्राम जो हमने ली थी अगर हम उसको दोबारा से देखें, जिसके अंदर हमने आई ए और आर ए को इग्नोर किया, तो वो कहता है सिंस एक्सेस इज वेरी मच ग्रेटर देन आर ए दस आर्मेचर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। अगर आपने उसको इग्नोर किया तो यहाँ आई ए आर ए वाला जो वेक्टर था वो अभी हमने मेंशन नहीं किया। हमने जे एक्सेस आई ए को डायरेक्टली वी फाइव के हेड के ऊपर रखा और हमने एक फेजर डायग्राम बना ली। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वो किस तरह से, हमारे पास एक ट्राइंगल ये बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल ई ए, ये इसका परपेंडिकुलर और ये ओ से लेके स्मॉल बी तक। अगर आप इसके मुताबिक देखो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है आपके पास वो एंगल है डेल्टा। डेल्टा क्या है, बेसिकली डेल्टा इज द एंगल बिटवीन ई ए एंड वी फाइव। तो डेल्टा आपके पास एंगल है। ठीक है, तो अगर आप ये देखना चाहो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जरिए परपेंडिकुलर को देखना चाहो कि इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगी, एंगल के अपोजिट साइन और
ये आपके पास क्या है ई ए, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा ई ए साइन डेल्टा, ये नीचे वाला होगा ई ए साइन ई ए कॉस डेल्टा, ये लेकिन वो यहाँ से ओ से लेके स्मॉल बी तक। अभी हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास ये है सी और बी, ये जो परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इस परपेंडिकुलर को इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रायंगल देखना चाहें ओ स्मॉल बी और सी, तो हमारे पास क्या होगा ई ए साइन डेल्टा। अभी हमारे पास एक और ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए सी और बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसी परपेंडिकुलर को देखना चाहें तो इस परपेंडिकुलर को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास एक्सेस आई ए है, लेकिन अभी हमारे लिए ये देखना कि इसकी वैल्यू क्या होगी उसको वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एंगल किस साइड पे। तो अगर हम इस एंगल को देखें तो ये जो एंगल है हमारे पास बेसिकली ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो बेसिकली हम चाहेंगे ये कि वो इन टर्म्स ऑफ थीटा किसी ऐसी इन टर्म्स ऑफ दैट एंगल आए जिसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हो, जिसको हम कंपेयर कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, वो किस तरह से बनता है। तो अगर थ्योरम आपको याद हो तो बेसिकली क्या है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये इसको कट कर रही है, तो इसके ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो हमेशा बराबर होंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, दूसरा एंगल इस ट्राइंगल का क्या बनता है 90, इसका भी 90 है। इसका मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर, 90 और 90 ये दोनों बराबर, तो जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। और अगर 180 में से दो सेम एंगल्स माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड एंगल है अब आपके पास दोनों के केसेस में बन रहा है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे थीटा है, यानी कि थीटा के अपोजिट ये अगर आप देखो तो ये बनेगा एक्सेस आई ए साइन थीटा और ये बनेगा एक्सेस आई ए कॉस थीटा। तो अब ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये ई ए साइन डेल्टा भी है और ये एक्सेस आई ए कॉस थीटा भी है। दोनों को अगर आप दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स की फॉर्म में मेंशन करो तो ऑब्वियसली लाइन तो एक ही है, लेकिन इसकी वैल्यूज जो है वो इन डिफरेंट टर्म्स जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ई ए साइन डेल्टा जो है इट इज इक्वल्स टू एक्सेस आई ए कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की फॉर्म में इसको मेंशन करें तो हमने क्या किया जी, ई ए साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्सेस आई ए कॉस थीटा लिख दिया। अब हमारा बेसिक जो गोल है यहाँ पे वो ये है कि हम एक पी की जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना लें। तो बेसिकली अगर हम पी की एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो पी की एक्सप्रेशन के लिए हमें इस साइड पे क्या चाहिए, आई ए कॉस थीटा तो चाहिए, लेकिन ये एक्सेस यहाँ पे नहीं चाहिए। हमने क्या किया, इस एक्सेस को उठा के इसके नीचे ले गए, तो बेसिकली यहाँ रह गया आई ए कॉस थीटा ई ए साइन डेल्टा ओवर एक्सेस। अभी हम इसको पी बनाने के लिए क्या और चीज चाहिए कि 3v5 होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने 3v5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 3v5 आई ए कॉस थीटा और 3v5, अब जारी बात इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बाकी बचा ई ए साइन डेल्टा ओवर एक्सेस। तो अब ये जो है ये वाला हिस्सा ये इज इक्वल्स टू क्या है, ये इज इक्वल्स टू पी आउट है। तो P इज इक्वल्स टू 3v5 ई ए साइन डेल्टा ओवर एक्सेस। अभी इस केस में वो ये कहता है कि ये जो P है ये सिर्फ P आउट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि हमने रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। और अगर हमने रेजिस्टेंस को इग्नोर किया इसका मतलब है कि कॉपर लॉसेस नहीं है, और अगर कॉपर लॉसेस नहीं है तो आपको याद होगा कि P आउट और P कन्वर्टेड के दरमियान में द ओनली लॉसेस वर कॉपर लॉसेस। P कन्वर्टेड और P आउट इन दोनों के दरमियान में द ओनली लॉसेस वर कॉपर लॉसेस। और अगर कॉपर लॉसेस इग्नोर किए हुए इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू हमने निकाली है वो सिर्फ P आउट की नहीं है बल्कि वो P कन्वर्टेड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर टू बी 0। ठीक हो गया। तो ये जो P की वैल्यू है ये P कन्वर्टेड और P आउट दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। लिखा हुआ सिंस द रेजिस्टेंसेस ऑफ जनरेटर आर assumed to be 0 there are no electrical losses in this generator and this equation is for both P converted and P out। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो अभी वो कहता है कि अगर आप इस इक्वेशन की तरफ और से देखो तो आप क्या कह सकते हो कि जो आउटपुट पावर है दैट इज कमिंग फ्रॉम ए जनरेटर इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन V5 EA sin delta XS। here the value of delta is basically डेल्टा इज द एंगल बिटवीन V5 एंड EA। अब हमें पता है कि V5 को तो हमने बदलने नहीं देना जो सिंक्रोनस जनरेटर है, तो सारी बात है हम कोशिश हमारी ये होती है कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा सेम रहे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो वो ये कहता है कि आउटपुट पावर जो है आपकी वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है EA और V5 के दरमियान के एंगल पे, यानी कि इस एंगल के ऊपर। ये एंगल जितना ज्यादा होगा मतलब ये EA अगर परपेंडिकुलर हो और V5
जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो वो कहता है उस जगह के ऊपर आपके पास जो द पावर दैट इज एक्टिव पावर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर दैट विल बी मैक्सिमम। तो ये उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम पावर 3v5 ओवर एक्सएस। ठीक है, तो ये जो लिमिट है वो कहता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अचीव कर सकें, लेकिन इसको हम बोलते क्या है ये याद रखना है। द मैक्सिमम पावर इंडिकेटेड बाय दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ द जनरेटर, मतलब ये स्टैटिक स्टेबिलिटी लिमिट है। अब अगर आप ये देखो कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो आपको याद होगा कि ये जो ई ए और वी फाइव के दरमियान में एंगल है बेसिकली, वो बढ़ता कब है, जब हमारे पास लीडिंग जो है वो लोड होता है। तो तब भी अगर आप देखो, आपने लास्ट जो है वो इसके अंदर देखा होगा, ये लीडिंग है, स्टिल आपके पास अच्छा खासा लीडिंग होने के बावजूद ये एंगल इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि ये यहाँ तक पहुंचे, तो परपेंडिकुलर होना तो बहुत दूर की बात है। तो वो ये कहता है कि ये इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पहली तो बात है हमारे पास जो लोड्स होते हैं वो मैक्सिमम लैगिंग नेचर के होते हैं, तो ये तो वैसे ही कंप्लीटली लीडिंग पे जा रहा है और लीडिंग के भी एक एक्सट्रीम एक्टिविटी के ऊपर जा रहा है। तो वो यही बोलता है कि इस जो एंगल को है, इस एंगल का नाम हमेशा याद रखना है, आपने बोलना नहीं है, इसको टॉर्क एंगल बोलते हैं, टॉर्क एंगल ऑफ द मशीन। और ये 90 डिग्रीज जो है वो कभी नहीं होता प्रैक्टिकली इन द रियल जनरेटर्स, कभी क्लोज भी नहीं आता इस चीज के। फुल लोड टॉर्क एंगल जो है वो मैक्सिमम जो है वो ज्यादातर 15, 20, 25, 30, बस इससे ज्यादा नहीं, टिपिकली 15 से 20 के दरमियान में मूव कर रहा होता है ड्यू टू लैगिंग नेचर्स ऑफ लोड्स। लेकिन स्टिल जो अगर आप इसको 90 पुट करके एक मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, तो उसको आप ये बोलते हो कि उसकी स्टैटिक स्टेबिलिटी लिमिट है, और ये जो एंगल है इसको आप टॉर्क एंगल बोलते हो। ठीक है, इसको टॉर्क एंगल क्यों बोलते हैं उसको भी आगे हम देख लेंगे। तो वो कहता है कि अगर हम इन तीन इक्वेशंस को देखें बेसिकली, तो पी आउट की एक इक्वेशन तो ये थी 3v5 ia cos थीटा, दूसरी इक्वेशन हमने ये निकाली 3v5 ea sin डेल्टा ओवर एक्सएस, और तीसरी इक्वेशन जो है वो रिएक्टिव पावर की 3v5 ia sin थीटा थी। तो वो कहता है अगर हम ये कंसीडर करें कि v5 हमारे पास कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, तो हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी सिंक्रोनाइज्ड जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू these two things, ia cos theta यानी कि cos कंपोनेंट ऑफ ia और sin डेल्टा कंपोनेंट ऑफ ea। बेसिकली जितनी ये चीजें ज्यादा होंगी, हमारी जो एक्सट्रैक्टेड पावर है, रियल पावर है फ्रॉम दी सिंक्रोनस जनरेटर, वो उतनी ज्यादा होगी। अब इसी चीज को यूज करते हुए आप टॉर्क को भी मेंशन कर सकते हो, उसकी भी एक्सप्रेशन जो है वो इसी तरह से निकाल सकते हो। टॉर्क इंड्यूस की एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, के इंटू बी आर क्रॉस बी एस, बी आर क्रॉस बी एस या फिर बी आर क्रॉस बी नेट। अभी हम बी नेट ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप बी आर क्रॉस बी एस देखते तो बी आर बी एस साइन एंगल वो आता है जो बी आर और बी एस के दरमियान में। लेकिन इस वक्त हमारा जो एंगल ऑफ इंटरेस्ट है वो एंगल डेल्टा है, और एंगल डेल्टा क्या है, बेसिकली द एंगल बिटवीन ई ए एंड V5। अगर आप ई ए देखो तो वो किस वजह से है, वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता था, हमेशा याद होगा आपको ई एम एक्स। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसी की फेज के अंदर हमारे पास ई ए होता था। और बी नेट जो है बेसिकली, बी नेट के अलोंग जो आपके पास वोल्टेज होता है वो क्या होता था, V5। तो अगर आप देखो तो ई ए और V5 के दरमियान में जो एंगल है वही एंगल बी एस बी आर और बी नेट के दरमियान में भी है। तो बेसिकली वही डेल्टा एंगल जो है वो यहाँ पे भी आएगा। तो हम क्या करते हैं जी, बी आर क्रॉस बी नेट वाली एक्सप्रेशन जो है उसको पकड़ लेते हैं। तो टॉ इंड्यूस इक्वल्स टू बी आर क्रॉस बी नेट या फिर बी आर बी नेट साइन डेल्टा। अब हमें पता है कि ये टॉर्क इंड्यूस्ड की एक्सप्रेशन है, तो पी कन्वर्टेड हमारे पास क्या होता था, टॉ इंड्यूस्ड और ओमेगा एम। और पी कन्वर्टेड की तो हम एक्सप्रेशन पहले निकाल चुके हैं, क्या था 3v5 ई ए साइन डेल्टा ओवर ओमेगा साइन डेल्टा ओवर एक्स एस। तो यहाँ से हमने टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो इस ओमेगा को उसके नीचे लेंगे, तो द ओनली डिफरेंस इज दिस ओमेगा एम इन द डिनोमिनेटर। तो ये इसके अंदर एड अप हो गया और हमारे पास टॉ इंड्यूस्ड की एक्सप्रेशन आ गई, विच इज प्रीटी सिमिलर टू द value of P converted or P out that we derived in the last two slides। तो बेसिकली क्या हो गया, टॉर्क इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे देख ली। अब हमारे पास पावर की भी एक एक्सप्रेशन निकल आई है और टॉर्क की भी एक एक्सप्रेशन निकल आई है। नेक्स्ट काम हमारे पास वही है जो मैंने आपको बोला था कि हमने ये देखना है कि हमारे वो जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने निकाला उसके अंदर जो कंपोनेंट हमने लगाए उसकी वैल्यू फॉर एनी गिवन प्रैक्टिकल
मशीन हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि आरए की वैल्यूज़ क्या हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो जे एक्सेस लिखा था, जो बेसिकली 2 रिएक्टेंसेस पर मुश्तमिल था, एक आर्मेचर रिएक्शन वाली और एक सेल्फ इंडक्टेंस वाली, उसकी वैल्यू जो है वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? तो 3 क्वांटिटीज़ हैं इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जिसको वी हैव टू डिटरमिन quantitatively in order to completely describe the behavior of synchronous generator. So basically, the first one is the relationship between field current and flux. Therefore, the relationship between field current and EA. ये क्यों, ये भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इसको क्यों देखना जरूरी है। दूसरा क्या है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तीसरा क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस JXS और आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। तो ये पैरामीटर्स कैसे हम निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो 2 टेस्ट हैं उसी तरह जिस तरह ट्रांसफार्मर में थे। एक को बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, एक को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बेसिकली ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं करना, जनरेटर के साथ किसी किस्म का कोई लोड हमने कनेक्ट नहीं करना और जनरेटर को जो है वो उसकी रेटेड स्पीड के ऊपर हमने घुमाना है। अब टर्मिनल जो है वो क्योंकि किसी भी क्या उसका नाम है लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है आर्मेचर में से किसी किस्म का कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। अगर आर्मेचर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कोई रेजिस्टिव लॉसेस जो है वो आपके पास नहीं है। जो EA की वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो एज इट इज आपके पास जो है वो टर्मिनल्स के ऊपर आनी है। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है ये, नो लोड के ऊपर EA और VT दोनों हमेशा बराबर होते हैं। हमने वो कहता है जी ओपन सर्किट में क्या करना है, कोई लोड कनेक्ट नहीं करना, रेटेड स्पीड पे घुमाना शुरू कर देना है और जो फील्ड करंट है उसको जीरो पे ले जाना है। ठीक है, जब जीरो पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा होगा वो जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फाई ही नहीं है, हमने IF ही जीरो किया हुआ है। फिर वो कहता है हम IF को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हैं और साथ ही प्लॉट करना शुरू कर देते हैं द वैल्यू ऑफ VT दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ दैट सिंक्रोनस जनरेटर वर्सेस द वैल्यू ऑफ IF। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास वो क्या रहा है, इस साइड पे IF है और इस साइड पे VT है। IF को बढ़ाते जाएंगे, VT मेजर करते जाएंगे और प्लॉट करते जाएंगे। तो होगा क्या कि ये IF को बढ़ाने से VT इंक्रीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, एक जगह के ऊपर, ऐसी जगह जिसके ऊपर सैचुरेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास IF के बढ़ाने से VT उस तरह से नहीं बढ़ेगा और आगे नहीं व्हाट हैपेंस हियर इन दिस नी। तो बेसिकली क्या हो गया, हमने क्या कर लिया, हमने ये देख लिया कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में एट नो लोड कंडीशन जब हम IF को इंक्रीज करते हैं तो EA की क्या वैल्यू होती है, किसी रिस्पेक्टिव IF के ऊपर हम VT की क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं या EA की क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक रीजन ये है जो अनसैचुरेटेड कोर का रीजन है और एक रीजन ये है जिसमें कोर हमारी सैचुरेट होना शुरू हो गई थी और फिर आगे पार्शियली सैचुरेट थी और आगे जाके फुली सैचुरेट हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ओपन सर्किट टेस्ट था जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली मकसद क्या था कि हर IF के सामने हमारे पास क्या EA की वैल्यू होगी वो हमें ये दे रहा है। फिर आ जाता है एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम दोनों टर्मिनल्स को जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं बाय थ्रू एन एमीटर और बेसिकली हम क्या करते हैं कि दोबारा से उसको रेटेड स्पीड पे घुमाना शुरू कर देते हैं और IF को जो है अब स्टार्ट करते हैं जीरो से आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही IF को हम जीरो से इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास EMF जनरेट होगा और वो क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने IF को इंक्रीज करना शुरू किया एज ए रिजल्ट EA बढ़ा और EA तो उसके साथ ही लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, तो उस एज ए रिजल्ट जो IA की वैल्यू है वो काफी तेजी से इंक्रीज करना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ था। तो IF को हमने जैसे बढ़ाया IA भी ड्रास्टिकली जो है वो इंक्रीज होता गया। हमने आर्मेचर के साथ जब शॉर्ट सर्किट किया था तो साथ एक एमीटर लगाया था ताकि हम देखते रहें कि हमारा जो करंट है वो सेफ लिमिट से ऊपर ना जाए। तो IF को हम बढ़ाते गए और वो जो करंट हमारे पास वहां पे आ रहा था उसकी वैल्यू को हम नोट करते गए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, IF वर्सेस IA एक प्लॉट बना रहे हैं, यानी कि हर IF के ऊपर IA की वैल्यू क्या होती है। अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको सैचुरेशन नजर नहीं आ रही, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर लाइन नजर आ रही है, बस ये सीधी जा रही है, कोई कर्व नहीं है, कोई नी नहीं है, कोई सैचुरेशन नहीं है, बस स्ट्रेट है, लीनियरिटी है। क्यों है ऐसा, क्यों है, उसके केस में क्यों नहीं था और उसके केस में क्यों था और इसके केस में क्यों नहीं है। रीजन इसमें ये है कि इसमें उसमें IA नहीं था और IA बेसिकली क्या करता था, आर्मेचर रिएक्शन पैदा करता है और आर्मेचर रिएक्शन का काम क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन अपोज करता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर मेन फील्ड वाइंडिंग और जो बाकी बच जाती है वो
मेन फील्ड वाइंडिंग माइनस आर्मेचर रिएक्शन वाली बचती है। उसके केस में क्योंकि आर्मेचर में से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा था तो कोई आर्मेचर करंट नहीं था और हमारी कोर जो है वो जल्दी सैचुरेट हो रही थी। अभी हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन है। शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में हमारे पास आईए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि हम मेन फील्ड वाइंडिंग को जैसे ही करंट देते हैं, आर्मेचर रिएक्शन की जो वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा है और वो उसको अपोज करती है, और जो नेट हमारे पास बी नेट बच जाता है वो कहता है बहुत कम बच जाता है। और बी नेट अगर क्योंकि बहुत कम है तो जाहिर बात है जो मेन कोर के ऊपर जो मेन इफेक्ट है वो तो बी नेट का है। अगर बी नेट कम है तो इसका मतलब ये है कि वो सैचुरेशन वाली साइड पे गई नहीं, वो तो तब जाएगी जब बी नेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन हम आई एफ बढ़ाते हैं तो साथ ही वो कहता है कि आई ए भी बढ़ जाता है, वो दोनों की अपोजिशन जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ रही है, तो बी नेट के ऊपर उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से वो सैचुरेशन रीजन को सैचुरेशन रीजन को अप्रोच ही नहीं कर पाती। ये अगर आप देखो तो ये हमारे पास था, ये बी आर है जो मेन फील्ड वाइंडिंग है, ये बी स्टेटर है जो हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन की वजह से है, और ये बी नेट है जो टोटल है। तो आमतौर पे अगर हम देखते थे तो बी आर बहुत ज्यादा होता था और बी स्टेटर छोटा सा होता था, जिसकी वजह से बी नेट यहाँ पे होता था ज्यादा सारा। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन है और आई ए की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि स्टेटर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट इक्वल पड़ रही है हमारे पास रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये जो बी नेट है इसकी वैल्यू बहुत कम है। बी नेट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है ई ए की वैल्यू कम है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन है तो ई ए की वैल्यू कम पे भी एक हाई अमाउंट ऑफ आई ए जो है वो फ्लो कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दरमियान में है ही कोई नहीं। तो बेसिकली ये सैचुरेट क्यों नहीं होता वो हमें इसकी रीजन जो है वो यहाँ पे ये बता दी गई कि आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बी नेट जो है वो कभी इतना ज्यादा होता ही नहीं है कि सैचुरेशन को अप्रोच जो है वो कर सके। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट में हमें मिल रहा है एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई एफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई एफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ए मैक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आई ए दैट कैन फ्लो फ्रॉम योर सिंक्रोनस जनरेटर। तो बेसिकली आपको आई एफ और हर स्पेसिफिक आई एफ के ऊपर आई ए और हर स्पेसिफिक आई एफ के ऊपर ई ए, ये दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं। अब इनको यूज करके आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो ये आपके पास एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो है वो एक इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आपके पास इधर क्या है, ई ए है, जे एक्स एस है, आर ए है, और यहाँ से आपने शॉर्ट सर्किट किया हुआ। तो बेसिकली अगर आप आई ए की वैल्यू को देखो तो आई ए की वैल्यू क्या होगी, ई ए ओवर आर ए प्लस जे एक्स एस। तो आई ए की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी फॉर अ पर्टिकुलर आई एफ, शॉर्ट सर्किट रेशियो से। ई ए की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी फॉर पर्टिकुलर आई एफ, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से। और अगर आप इस आर ए प्लस जे एक्स को इधर ले जाओ और आई ए को इसके नीचे ले आओ तो इसका मतलब क्या है कि ई ओवर आई ए अगर दोनों वैल्यूज आपको मिल गई हैं, आपने डिवाइड कर ली है, तो आपको ये कंप्लीट इंपेडेंस मिल जाएगी आर ए प्लस जे एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आई ए इज इक्वल टू ई ए ओवर आर ए प्लस जे एक्स, ये तो पता लग गया कहाँ से निकला इस सर्किट से। और अगर आप देखो कि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखो तो उसने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, और ये वही उसने इसको इधर ले गया और ये ओवर आई ए इधर ले आया है। अब अगर वो बोलता है कि अगर हम पुराने एजम्पशन को कंसिडर करें जिसमें एक्सेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू आर ए, हमने कहा था कि जो रिएक्टेंस उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो हम बाजू का आर ए को इग्नोर भी करते हैं, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ये डोमिनेट कर जाएगी इसको, और एस एक्सेस का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आएगी, ई ए ओवर आई ए, या फिर ई ए ओपन सर्किट कंडीशन में वी फाई के बराबर होता है। तो वी फाई ओपन सर्किट ओवर आई ए, यहाँ से हमें एक्सेस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब अगर एक्सेस की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई तो आर ए की वैल्यू रह गई। आर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर ए की वैल्यू का इंतहाई सिंपल तरीका ये है कि आप लोग मशीन को रोक दें, रोकने के बाद सिर्फ आर्मेचर के ऊपर डीसी वोल्टेज दें, डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट दिए और उस वोल्ट देने से कितना करंट उसके अंदर फ्लो किया उसको मेजर कर लिया। V ओवर I से R की वैल्यू बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। अभी बेसिकली एक और चीज है लास्ट जो बताने वाली है, वो ये है कि हम ये देखते रहे, हमने एक्सेस की वैल्यू निकालने के लिए जो मेन चीजें यूज की वो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक यूज की, और उसके लिए हमने देखा कि एक पर्टिकुलर IF के ऊपर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से ये देखा कि IA की वैल्यू क्या है, और ओपन सर्किट से ये देखा कि EA की वैल्यू क्या है। अब वो ये कहता है कि ये हमेशा सही नहीं होगा। अगर तो अनसैचुरेटेड रीजन में फॉर लो वैल्यू ऑफ IF बात करो फिर तो एक्स एस की वैल्यू एक्यूरेट निकल सकती है, लेकिन जब आप
ऐसी रीजन में आ जाते हो जहाँ फर्ज कर लेते हैं आईएफ की ये वाली वैल्यू थी और इस वैल्यू पे आपके पास एससीसी की वैल्यू तो एक्यूरेट आएगी, यानी कि आईए की वैल्यू तो एक्यूरेट देगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसके ऊपर जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक ईए की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन के अंदर पहुंचा हुआ है और ये सैचुरेशन रीजन के अंदर नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ आई ए है वो इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड कोर है, और अगर हमने कंपेयर ही करना था तो हमें आई एफ की उस वैल्यू के ऊपर वो ई ए चाहिए था जो अनसैचुरेटेड कोर के तौर पे के मौजूद होने के वक्त होता, लेकिन वो हम नहीं लेके आ सकते क्योंकि उस केस में हमारे पास सैचुरेशन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन है जो हमने की है। तो फॉर हाई वैल्यूज ऑफ आई एफ वो कहता है जो एक्सेस की वैल्यू निकलती है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ आई एक्स इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेट। ये चीज याद रखना कि क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन इन इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। फॉर लो वैल्यूज ऑफ आई एफ हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्सेस निकलेगी वो प्रिटी एक्यूरेट निकलेगी, लेकिन फॉर हाई वैल्यू ऑफ आई एफ जहाँ पे आपकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सैचुरेशन में चली गई है, वहां पे जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होगी। और इसकी रीजन ये है कि शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में कभी भी सैचुरेशन अचीव नहीं हो रही, लेकिन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में अब सैचुरेशन अचीव हो रही है, जो सैचुरेशन की वजह से जो ई ए की वैल्यू रिपोर्ट हो रही है वो अंडर वैल्यूड है। अगर सैचुरेशन ना होती तो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी थी, क्योंकि कंपेयर कर रहे थे, रेशो निकाल रहे थे, तो रेशो तो दो सेम चीजों की निकालनी बनती है। तो अगर आप इसकी अनसैचुरेटेड कोर देख रहे हो तो ये भी अनसैचुरेटेड कोर के तौर पे होना चाहिए था, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये एक अप्रोक्सीमेशन ही बन जाती है। तो इस चीज को आप बस हमेशा याद रखना है। और शॉर्ट सर्किट रेशियो जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होती है, द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड फॉर रेटेड वोल्टेज एट ओपन सर्किट, यानी कि वो आई एफ जिसके ऊपर फर्ज कर लेते हैं एक मशीन है वो 220 वोल्ट के ऊपर रेटेड है और 100 एम्प्स के ऊपर रेटेड है, तो वो आई एफ जिसके ऊपर 220 वोल्ट आते हैं वो आई एफ की वैल्यू ऊपर लिख ली, डिवाइडेड बाय वो आई एफ जिसके ऊपर 100 एम्प्स जो रेटेड करंट की वैल्यू है वो आती है फॉर शॉर्ट सर्किट, वो आई एफ की वैल्यू नीचे लिख ली। यानी दो आई एफ की वैल्यूज की जो रेशियो है, ऊपर वो वाली आई एफ जिसके ऊपर रेटेड वोल्टेज आता है, नीचे वो वाली आई एफ जिसके ऊपर रेटेड करंट आता है। ये जो हमारे पास बेसिकली रेशियो है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो, और ये रेशियो जो है ये यूज होती है बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग अपना जो लेक्चर है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।